गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है खनिज। खनिज जो होता है उसके बारे में अपने को आज स्टडी करनी है। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में चट्टानों के बारे में बात की थी और वहाँ अपन ने चर्चा की थी कि विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो खनिजों के द्वारा निर्मित होती हैं। आज अपन ये देखते हैं कि खनिज क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, एक ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका एक निश्चित संगठन होता है, जिसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो एक निश्चित संगठन में होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ बोलते हैं। अर्थात खनिज क्या होते हैं? एक निश्चित संगठन वाले ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? निश्चित अनुपात में क्या पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं। ऐसे रासायनिक संगठन वाले रासायनिक पदार्थ जिसमें क्या होते हैं? तत्व उपस्थित होते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ। तो देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन होगी आपके एक निश्चित संगठन वाले रासायनिक यौगिक, एक निश्चित संगठन वाले रासायनिक यौगिक जो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, खनिज कहलाते हैं। ध्यान रखना बच्चों कि जो खनिज होते हैं वह एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले यौगिक होते हैं जिसमें जो तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, यदि इनका आप गठन अपन करते हैं, इनको यदि तोड़ते हैं तो इसके अंदर क्या निकलते हैं? रासायनिक तत्व इनमें से निकलते हैं। और जब खनिज पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे कि जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। खनिज पदार्थ की विशेषताओं की अपन बात करते हैं तो आगे अपन लिखते हैं खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की बच्चों विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में अपन चर्चा करें तो जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका एक निश्चित रंग होता है। खनिज पदार्थों का एक निश्चित रंग होता है। ये हरे, काले, नीले या पीले किसी भी रंग के हो सकते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उन तत्वों के रंग के कारण इनका एक निश्चित एक स्पेसिफिक रंग होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो खनिज पदार्थ होते हैं उनमें चमक पाई जाती है। जैसे जो धात्विक खनिज होते हैं, जैसे आपके कॉपर है, जिंक है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इनमें धात्विक चमक होती है। जबकि कुछ अधात्विक जो खनिज होते हैं, जैसे आपके हीरा है, हीरे के अलावा आपके कांच है, तो इनके अंदर जो चमक पाई जाती है वो अधात्विक चमक होती है। तो यहाँ हम इनकी पहले दो विशेषताएं जो अभी देखी हैं उसको नोट करते हैं। पहले अपन नोट करते हैं कि खनिज विभिन्न रंगों के होते हैं। विभिन्न रंगों के होते हैं, अर्थात पीले, भूरे, काले, हरे आदि रंगों के ये हो सकते हैं।
ये रंग निर्भर करेंगे जिस प्रकार के धातुओं के द्वारा, जिन प्रकार के तत्वों के द्वारा, जैसा रासायनिक संगठन है खनिज का, वो किन अवयवों से मिलकर बने हैं, उस रंग के आधार पर खनिज का रंग क्या होगा, प्रदर्शित होगा। जिस संगठन के आधार पर जिन अवयवों से मिलकर खनिज बने हैं उस रंग के आधार पर खनिज का रंग निर्धारित होगा। दूसरी बात करते हैं तो बच्चों जो खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें चमक होती हैं। खनिजों में क्या पाई जाती हैं, चमक पाई जाती हैं। खनिजों में विशेष चमक होती है। अभी मैंने बात की कि जैसे आपके जो भी धातुएं हैं, जैसे आयरन है, आपके लोहा है, कॉपर है, जिंक है, इनके अंदर जो चमक होती है वो धात्विक चमक होती है, जबकि हीरे और आपके जो कांच होता है उसके अंदर अधात्विक चमक पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम आदि में धात्विक चमक, जबकि हीरे व कांच में अधात्विक चमक पाई जाती है। ध्यान रखना बच्चों, आपके जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम के अंदर धात्विक चमक होती है, जबकि हीरे और कांच के में धात्विक चमक होगी, जबकि हीरे और कांच के अंदर अधात्विक चमक पाई जाएगी। नेक्स्ट इसकी विशेषताओं की बच्चों अगर हम बात करें तो जो कण होते हैं, खनिजों के जो कण होते हैं वो विशेष आकार के होते हैं जिन्हें रवा कहा जाता है। खनिजों के कण विशेष आकार के होते हैं जिन्हें रवा कहा जाता है। खनिजों के कण विशेष आकार के होते हैं जिन्हें रवा कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इनके कणों को रवा कहा जाएगा। आगे अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो देखो बच्चों, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो कठोर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हीरा है वो एक खनिज पदार्थ है जो ज्ञात अभी तक के सभी खनिजों, यौगिकों, तत्वों में से सबसे कठोर पदार्थ है। खनिज कठोर होते हैं और ये जो कठोर होते हैं उनमें एग्जाम्पल की बात करें तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। खनिज कठोर होते हैं। खनिज कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे हीरा, और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। ध्यान रखना बच्चों, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थों की श्रेणी में आता है। सबसे कठोर पदार्थ अब तक के ज्ञात सभी पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ जो कोई है तो वो क्या है, हीरा है। इसके अलावा यदि हम बच्चों बात करें तो जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पारदर्शी भी हो सकते हैं, अपारदर्शी भी हो सकते हैं और अर्धपारदर्शी श्रेणी के भी हो सकते हैं। खनिज पदार्थ तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ये पारदर्शी, अपारदर्शी व अर्धपारदर्शी हो सकते हैं। देखो बच्चों, ये कैसे होते हैं, ये पारदर्शी भी हो सकते हैं। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं और कुछ अर्धपारदर्शी प्रकृति के खनिज पदार्थ होते हैं। आगे अपन बात करें तो बच्चों, ये
जो इसमें पाए जाने वाले जो कण होते हैं इनका जो भार होता है वो अधिक, कम या मध्यम हो सकता है। खनिजों का जो भार है वो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और मध्य भी हो सकता है। सामान्यतः इसको भार को अपन आपेक्षिक घनत्व से मापते हैं और इनका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, विशेष खनिज का आपेक्षिक घनत्व विशेष प्रकृति का होता है। विशेष प्रकार का जो खनिज होता है उस खनिज का आपेक्षिक घनत्व निश्चित होता है और उसी आपेक्षिक घनत्व के आधार पर उसके भार का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर ये अधिक भार, कम या मध्यम भार के हो सकते हैं। इनका आपेक्षिक घनत्व निश्चित होता है। इनका आपेक्षिक घनत्व निश्चित होता है जिस आधार पर ये कम, ज़्यादा या मध्यम आकार के होते हैं। मध्यम भार के होते हैं। आपेक्षिक घनत्व के आधार पर इनका भार निर्धारित होता है और निश्चित आपेक्षिक भार के आधार पर ये सामान्यतः कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये भार के आधार पर मध्यम, कम या अधिक प्रकार के हो सकते हैं। ये बच्चों इसकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन देखते हैं खनिजों के प्रकारों के बारे में। खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे अपन। तो बच्चों खनिजों के वर्गीकरण की हम बात करें तो खनिजों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक उसकी उत्पत्ति के आधार पर और एक जो उसके विभाजन का आधार है वो है बच्चों उसका रासायनिक संगठन। इन दोनों के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ अपन पहले देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो बच्चों खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार जो है बच्चों इसका वो है खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर। खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर बच्चों अपन बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर खनिज दो प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है प्राथमिक खनिज और दूसरा है द्वितीयक खनिज। खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से इसका विभाजन होता है। इस आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा जा सकता है। इस आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो प्रकार है बच्चों वो है प्राथमिक खनिज और दूसरा प्रकार है वो है द्वितीयक खनिज। हम पढ़ रहे हैं बच्चों वर्गीकरण खनिजों का। खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला होता है खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है खनिजों के रासायनिक संगठन के आधार पर। हम पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। इस आधार पर भी खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है प्राथमिक खनिज और दूसरा होता है द्वितीयक खनिज। अपन यहाँ पे प्राथमिक खनिज की बात कर रहे हैं अभी। दूसरा होता है द्वितीयक खनिज।
अपन अभी प्राथमिक खनिज की बात कर रहे हैं, द्वितीयक खनिज की अपन बात नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों, प्राथमिक खनिज किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बच्चों, जिस समय चट्टान का निर्माण हो रहा होता है, अर्थात जब गर्म लावा होता है, पृथ्वी के अंदर जो लावा था उस समय जब गर्म था, वो जिस समय ठंडा हुआ उसी समय जो खनिजों का निर्माण उसी समय जिन खनिजों का निर्माण हो गया था, उन खनिजों को प्राथमिक खनिज कहा जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चट्टानों के निर्माण के साथ ही जिन खनिजों का निर्माण हो गया था, उन खनिजों को प्राथमिक खनिज कहते हैं। प्रारंभ में चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, गर्म लावा के ठंडे होने से चट्टानें बनी, और उसी समय जो खनिज पदार्थ हैं उनके जो अवशेष थे वो उसी लावा में थे, और वो उसी समय ठंडे होके ठोस रूप में आ गए और खनिजों का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से जिन खनिजों का निर्माण प्रारंभ में हो गया था उन्हें प्राथमिक खनिज कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों, तो जो प्राथमिक खनिज होते हैं वो चट्टानों के एक आवश्यक घटक होते हैं। चट्टानों का आवश्यक घटक होता है, अपन ने पढ़ा है कि जो चट्टानें होती हैं वो खनिज पदार्थों से ही मिलकर बनी होती हैं। तो विशेष प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसमें विशेष खनिज पाए जाते हैं, और वो खनिज होते हैं आवश्यक घटक होते हैं। इसीलिए इन खनिजों को, अर्थात प्राथमिक खनिजों को आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। इसीलिए प्राथमिक खनिजों को आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं पहले कि प्राथमिक खनिज किसे बोलेंगे। तो देखो बच्चों, प्रारंभ में जब गर्म लावा के ठंडे होने से चट्टानें बनी, उसी समय निर्मित खनिज प्राथमिक खनिज कहलाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब गर्म लावा के ठंडे होने से जब प्रारंभ में चट्टानें बनी, उस समय जो खनिज तैयार हुए थे वो खनिज कहलाते हैं प्राथमिक खनिज। ये जो प्राथमिक खनिज होते हैं ये चट्टानों के आवश्यक घटक होते हैं। प्राथमिक खनिज चट्टानों के आवश्यक घटक होते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक घटक होते हैं, अतः इन्हें आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये खनिज चट्टानों के आवश्यक घटक होते हैं, अतः इन्हें आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। इन खनिजों की अगर हम कणों की बात करें तो इनके कण 2 म्यू से लेकर 0.002 mm तक के हो सकते हैं। इनके जो आकार होते हैं कणों के वो बहुत छोटे से लेकर थोड़े बड़े तक हो सकते हैं। इनके कणों के आकार 2 म्यू से 0.002 mm तक हो सकते हैं। इनके कणों के आकार 2 म्यू से 0.022 mm तक हो सकते हैं। ये इनके कणों का आकार हो सकता है। देखो बच्चों, द्वितीयक खनिज जो अपन ने अभी बात की वो द्वितीयक खनिज भी इन्हीं प्रारंभिक खनिजों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। द्वितीयक खनिजों का निर्माण भी इन्हीं प्राथमिक खनिजों के द्वारा होता है। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं, द्वितीयक खनिजों का निर्माण इन्हीं प्राथमिक खनिजों से
होता है। द्वितीयक खनिजों का जो निर्माण होता है वो भी बच्चों इन्हीं प्राथमिक खनिजों के द्वारा होता है। आगे हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों आपके क्वार्टज है, माइका है, फेल्सपार और चूना पत्थर। क्वार्टज, माइका, फेल्सपार और चूना पत्थर प्राथमिक खनिज के कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्वार्टज, माइका, फेल्सपार और चूना पत्थर हैं। क्वार्टज, माइका, फेल्सपार व चूना पत्थर इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपके कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपके क्वार्टज है, क्वार्टज के अलावा आपके चूना पत्थर है, फेल्सपार है, माइका है, ये आपके प्राथमिक खनिज के उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं द्वितीयक खनिज की। तो बच्चों द्वितीयक खनिज किसे बोलेंगे अपन, यहाँ नोट करते हैं। द्वितीयक खनिज, देखो बच्चों द्वितीयक खनिज क्या होगा, एक्चुअल में प्रारंभिक खनिज जो होते हैं उन प्रारंभिक खनिजों के जलवायुवीय या रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो बाद में दूसरे प्रकार के खनिज बन जाते हैं उन्हें द्वितीयक खनिज कहते हैं। अर्थात प्राथमिक जो खनिज होते हैं उन प्राथमिक खनिजों के अंदर विभिन्न प्रकार की जलवायु या विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक प्रक्रम होते हैं उन प्रक्रमों के परिणाम स्वरूप जो अन्य खनिजों का निर्माण हो जाता है उन अन्य खनिजों को द्वितीयक खनिज के नाम से जानते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ कि प्राथमिक खनिजों के जलवायु व विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा अन्य रूप में रूपांतरित होने से अन्य रूप में रूपांतरित होने से द्वितीयक खनिज बनते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्राथमिक खनिजों के जलवायु या विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों के अन्य रूपों में रूपांतरित होने से क्या बन जाता है, द्वितीयक खनिज बन जाते हैं। आगे अपन देखते हैं इसके कणों के आकारों के बारे में। यदि हम बात करें तो द्वितीयक जो खनिज होते हैं इनके कणों का आकार 2 म्यू से कम होता है। इनके कणों का आकार कैसा होता है बच्चों, इनके कणों का आकार 2 म्यू से कम होता है। इनके कणों का आकार 2 म्यू से कम होता है, अर्थात ये अत्यंत छोटी प्रकृति के पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बच्चों यदि हम बात करते हैं यहाँ तो आपके पाइराइट है, जिप्सम है, इलाइट है और जियोलाइट है। पाइराइट, जिप्सम, इलाइट और जियोलाइट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पाइराइट, इलाइट, जिप्सम, मोंटमोरिलोलाइट, पाइराइट है, इलाइट है, जिप्सम है, मोंटमोरिलोलाइट है। इसके अलावा आपके हेमेटाइट है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं द्वितीय प्रकार के खनिजों का। हेमेटाइट भी इसी का उदाहरण है बच्चों, जो लोहे का अयस्क है। ये आदि क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। द्वितीय प्रकार के जो खनिज हैं उसके ये उदाहरण हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं।
ये आपके खनिजों का वर्गीकरण एक प्रकार से हो चुका है, जो है अभी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। अब हम रासायनिक संगठन के आधार पर अपन देखते हैं कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, दूसरा वर्गीकरण है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर यदि हम बात करें तो बच्चों आपके जो खनिज हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है तत्व। देखो बच्चों, पहला क्या हो सकता है? पहला आपके हो सकता है तत्व। तत्वों की यदि हम बात करें तो आपके जैसे सल्फर है, सल्फर के अलावा हीरा है जो कार्बन का अपरूप है, ये आयरन है, ये क्या है? तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सल्फर, हीरा, आयरन आदि किस श्रेणी के हैं? ये तत्वों की श्रेणी के आपके क्या हैं? रासायनिक खनिज हैं। दूसरे बात करें तो दूसरी श्रेणी में अपन ने विभाजित कर रखा है ऑक्साइड। ऑक्साइडों के अंदर बच्चों आपके हैं क्वार्ट्ज, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ऑक्साइड की श्रेणी के जो खनिज हैं ये रासायनिक दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं, और ऑक्साइड की दृष्टि से यदि हम देखें, ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर यदि हम खनिज देखें तो अपने एग्जाम्पल हैं क्वार्ट्ज है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्वार्ट्ज, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्वार्ट्ज, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ किस आधार पर हैं बच्चों? ये है आपके ऑक्साइड के आधार पर खनिजों के प्रकार हैं। इसके अलावा कार्बोनेट के रूप में भी ये हो सकते हैं, और कार्बोनेट के रूप में बच्चों ये होते हैं कैल्साइट और डोलोमाइट। कार्बोनेट के रूप में होते हैं कैल्साइट और डोलोमाइट। तीसरा प्रकार है कार्बोनेट। कार्बोनेट के रूप में यदि हम बात करें तो ये है बच्चों कैल्साइट और डोलोमाइट। कैल्साइट और डोलोमाइट, ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों आपके। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके कार्बोनेट, एसके, कैल्साइट और डोलोमाइट। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों तो चौथा प्रकार जो है आपके वो है फेल्सपार। फेल्सपार जो होते हैं इसको अपन ऑक्साइड वर्ग लिख सकते हैं, कार्बोनेट वर्ग लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं फेल्सपार वर्ग। फेल्सपार वर्ग की अगर हम बात करें, ये ऑक्साइड वर्ग है और ये है बच्चों कार्बोनेट वर्ग, और ये है बच्चों आपके फेल्सपार वर्ग। फेल्सपार वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो फेल्सपार वर्ग को दो भागों में बांट रखा है। एक है आपके ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और दूसरा जो है वो है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और दूसरा है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार बच्चों क्या होता है? ये सामान्यतः अम्लीय चट्टानों के निर्मित होते हैं। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के बारे में अपन लिखें उससे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार
ऑर्थोक्लेज फेल्सपार की बात अपन कर रहे हैं। फेल्सपार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है बच्चों वो है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार की अपन बात कर रहे हैं, ये अम्लीय चट्टानों से के घटक होते हैं। ये अम्लीय चट्टानों के घटक होते हैं, अर्थात ये जो खनिज होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, ये अम्लीय चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। सामान्यतः मृदा के अंदर जो पोटास बनता है वो पोटास इसी वर्ग के जो खनिज हैं ऑर्थोक्लेज फेल्सपार है उसी के द्वारा निर्मित होता है। मृदा में उत्पन्न पोटास इसी वर्ग द्वारा बनता है। मृदा में बच्चों जो पोटास उत्पन्न होता है ये पोटास इसी वर्ग के आपके जो खनिज हैं उस खनिज के द्वारा क्या होता है बच्चों, निर्मित होता है। देखो बच्चों, इस खनिज के द्वारा ही इसकी जो मृदा होती है उस क्ले निर्माण के परिणाम स्वरूप ही चिकनी मिट्टी का क्या होता है, अवयव होता है। मुख्य रूप से यह जो फेल्सपार है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार ये चिकनी मिट्टी का एक क्या होता है, अवयव होता है। ये चिकनी मिट्टी का मुख्य अवयव होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसी से पोटास का निर्माण होता है और इसी वर्ग से आपकी जो चिकनी मिट्टी है उस चिकनी मिट्टी के रूप में भी इसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रकार के अगर हम बात करें फेल्सपार का दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार दूसरा वर्ग है इसका, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार का दूसरा वर्ग है बच्चों जिसका नाम है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। इस वर्ग के जो बच्चों को फेल्सपार जो होता है ये सामान्यतः कैल्शियम, सोडियम और सोडा लाइम फेल्सपार जो पाए जाते हैं वो इसी के उदाहरण हैं। आपके कैल्शियम सोडा लाइम फेल्सपार है, कैल्शियम फेल्सपार है, सोडा लाइम फेल्सपार है और सोडियम फेल्सपार इसके उदाहरण हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं तो बच्चों कैल्शियम फेल्सपार, इसके अलावा सोडियम फेल्सपार और इसके अलावा आपके है सोडा लाइम फेल्सपार। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लेजियोक्लेज फेल्सपार के, एग्जाम्पल ये हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखते हैं तो आपके दूसरा वर्ग है माइका वर्ग। माइका वर्ग को अपन देखें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। आगे है बच्चों आपके पांचवा प्रकार माइका वर्ग। माइका वर्ग जो होता है बच्चों इसमें दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है बच्चों वो होती है आपके सफ़ेद माइका और दूसरी होती है काली माइका। पहली है सफ़ेद माइका और दूसरी है बच्चों काली माइका। सफ़ेद माइका की बच्चों अगर हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल देखें तो उसमें पोटेशियम और सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट इसके एग्जाम्पल हैं। पोटेशियम और एल्युमिनियम सिलिकेट इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों पोटेशियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट। पोटेशियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट सफ़ेद माइका के उदाहरण हैं।
काली माइका के उदाहरण की अगर हम बात करें तो उसमें मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट और सम्मिलित हैं। इनके अलावा आयरन सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट, इसके अलावा आपके पोटेशियम व एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये एग्जाम्पल है बच्चों किसके, काली माइका के उदाहरण है। देखो बच्चों, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है आपके, वो है एपिटाइट। क्रिस्टलीय कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो इसका उदाहरण है। एपिटाइट है छठवा, एपिटाइट की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें कैल्शियम, क्रिस्टलीय कैल्शियम जो फास्फेट होता है, क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट, क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट इसका उदाहरण है। ये क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है कौन से का, एपिटाइट प्रकार के जो आपके खनिज है उस वर्ग का उदाहरण है। इसके अलावा एक और है आपके जिसे हॉर्न ब्लेंड के रूप से जानते हैं। हॉर्न ब्लेंड के रूप में है आपके एक खनिज हॉर्न ब्लेंड की बच्चों अगर हम बात करें तो इस वर्ग के अंदर आपके एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट सम्मिलित हैं। एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सिलिकेट, ये आपके हॉर्न ब्लेंड जो वर्ग है उसमें सम्मिलित हैं। इस प्रकार से खनिजों का जो वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर अपन ने देख लिया है, ये वर्गीकरण है। इससे आगे की क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।